मैम सीए फाउंडेशन का दिसंबर 23 का लॉ का पेपर आज तक का टफेस्ट पेपर था, तो अब हमें डर लग रहा है आईसीआई कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आप हमारे साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन शेयर कर दो जिनको हम प्रैक्टिस कर लें और अपने सीए फाउंडेशन के लॉ का पेपर क्लियर कर लें। तो आज की वीडियो में हम सीए फाउंडेशन लॉ के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में। तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं फ्रॉम सोर्सेज ऑफ लॉ। पूछा जा सकता है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लॉ, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लॉ, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज और व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। तो ये 4 टॉपिक पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा इसके आपके इस चैप्टर में से। क्लियर। मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 आपकी 9 यूनिट्स कैरी करता है। यूनिट नंबर 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में से आपसे टॉपिक पूछे जा सकते हैं ऑन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से। यूनिट नंबर 2 कंसिडरेशन का है, पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरा आपको अच्छे से करना होगा। इसमें से नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट एंड जो आपका वो वाला केस था ना प्रिविटी वाला, तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 3 अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें माइनर पे क्वेश्चन बन सकता है, नेसेसरीज से रिलेटेड, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन में आपका अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इलीगल वाले अग्रीमेंट्स जो होते हैं तो इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्री कंसेंट में आपका फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोवर्जन, इन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 4 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें आपसे एक्चुअल और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जॉइंट प्रोमिसेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आपसे एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें से केस बेस्ड क्वेश्चन बनता है और इसमें से भी केस बेस्ड बनता है और इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। राइट, चले मूव करते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज। इसमें टाइप्स ऑफ डैमेजेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और अदर रेमेडीज में क्वांटम मेरिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे पूछा जा सकता है और सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 6 कंटिजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। पूरी यूनिट इंपॉर्टेंट है, छोटी सी यूनिट है, आपको अच्छे से करनी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 7, 8 और 9 पे। अब ये नई यूनिट्स है तो आपको इन्हें बहुत ध्यान से अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। यूनिट नंबर 7 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी में आपसे डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी पूछा जा सकता है। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और केस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। श्योरिटी कौन कौन से सिचुएशन में डिस्चार्ज हो जाएगा और राइट्स ऑफ श्योरिटी पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट, नेक्स्ट आ जाता है यूनिट नंबर 8 बेलमेंट एंड प्लेज। बेलमेंट एंड प्लेज में राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टीज। पार्टीज मतलब बेलर, बेली, पॉनर, पॉनी, सबके राइट्स एंड ड्यूटीज पूछे जा सकते हैं। प्लेज बाय नॉन ओनर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार मार्क कर लेंगे। डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन में। क्लियर। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 9 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। इसमें आपसे सब एजेंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या सब एजेंट को अपॉइंट करना वैलिड है इस सिचुएशन में, नहीं है क्या, मतलब इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी पे क्वेश्चन आ सकता है और वो सिचुएशन पूछी जा सकती है जब एजेंसी रिवोक नहीं हो सकती, एजेंसी कैंसिल नहीं हो सकती। ये स्टार मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 9 यूनिट्स डन हो गए हैं, इनको आप अपने पास नोट डाउन कर लेना एक पेज पे। और देखो बच्चों, इन टॉपिक्स का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी के टॉपिक नहीं करोगे, करना आपको सारा है, पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन टॉपिक में से हो सकते हैं। राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 चैप्टर नंबर 3। इसमें आपके 4 यूनिट है। यूनिट नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसमें गुड्स का मीनिंग और टाइप्स पूछे जा सकते हैं और डिफरेंसेस का क्वेश्चन आ सकता है। सेल वर्सेस हायर परचेज, सेल वर्सेस बेलमेंट, सेल वर्सेस अग्रीमेंट टू सेल। राइट, और अग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन, दिस इज स्टार मार्क क्वेश्चन। इस पे आपका जनरली केस बेस्ड क्वेश्चन बनता है। राइट, चलिए नेक्स्ट है यूनिट नंबर 2 कंडीशन एंड वारंटी। पूरी इंपॉर्टेंट है, पूरी यूनिट आपको बहुत अच्छे से करनी है। यूनिट नंबर 3 ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। इसमें आपके 5 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड्स ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न, सेल फॉर कैश ओनली ऑन रिटर्न, इनसे बन सकता है केस बेस्ड क्वेश्चन।
फिर आ जाता है आपका पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय नॉन ओनर, इससे आपका डायरेक्ट भी बनता है, केस बेस्ड भी बनता है। रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी, इससे जनरली आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं पर केस बेस्ड भी पूछे जा सकते हैं। और एक है आपका रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, इससे भी आपका केस बेस्ड बनता है। क्लियर। यूनिट नंबर 4 अनपेड सेलर, पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे तो, पर फिर भी अगर हम बात करें स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में तो राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स एज वेल एज बायर, और रीसेल वाला जो पॉइंट है कि रीसेल का नोटिस दे रहे हैं तो क्या होगा, नहीं देंगे तो क्या होगा, कब कब रीसेल का नोटिस देना जरूरी है टू दी बायर, ये सारी चीज आपसे पूछी जा सकती हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। ठीक है, रीसेल के क्या इफेक्ट होंगे, रीसेल के सेलर के राइट्स पे क्या इफेक्ट होंगे, राइट ऑफ लीन पे क्या इफेक्ट आएगा, इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर। तो ये आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट डन होता है। मूव करते हैं हम चैप्टर नंबर 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। इसमें आपकी 3 यूनिट है। यूनिट नंबर 1 जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप में आपसे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और एक प्रॉफिट शेयरिंग वाला टॉपिक था कि कुछ सिचुएशंस में प्रॉफिट शेयर हो रहा है पर फिर भी पार्टनरशिप नहीं है, उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूनिट नंबर 2 रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, इसमें एक्सपेल्शन ऑफ अ पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बाय अ पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इम्प्लाइड अथॉरिटी वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपके 8 पॉइंट्स थे ना कि ये वाली अथॉरिटीज इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आती, वहां से आपका इससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है वैसे। और एक रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर टॉपिक है जिसमें नोटिस देना पड़ता है रिटायरमेंट का, अदरवाइज पार्टनर रिटायर होने के बाद भी लायबल रहता है, तो इसके बारे में केस बेस्ड आ जाता है। क्लियर। फिर हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 3 रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसमें आपके मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन एज वेल एज नॉन रजिस्ट्रेशन, नॉन रजिस्ट्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस और डिसोल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस दोनों आपको करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट का सेटलमेंट कैसे होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर। तो आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी डन होता है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, छोटा सा एक्ट है। इसमें प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, एलएलपी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एट फर्म, ये पूछा जा सकता है। और एक चेंज इन नेम वाला टॉपिक है आपका सेक्शन 17, उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि अगर किसी के नाम से सिमिलर नाम है एलएलपी का तो क्या नेम चेंज का प्रोसेस रहता है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6 आपका कंपनीज एक्ट 2013। इसमें आपका एमओए, एओए, अल्ट्रा वायरस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का जो डॉक्ट्रिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्को एंड रूल तो है ही इंपॉर्टेंट, उसके एक्सेप्शंस भी आपको ध्यान रखने होंगे, और केस इसमें आपके कुछ केसेस भी हैं कंपनीज एक्ट में ना, वो अच्छे से आप करके जाना। टाइप ऑफ कंपनी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट पे क्वेश्चन आ जाता है। प्राइवेट कंपनी का क्वेश्चन आ जाता है, इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स से रिलेटेड पूछ लेते हैं। एंड आपका स्मॉल कंपनी का क्वेश्चन आ सकता है, आपको लिमिट्स दी होंगी, बताना होगा ये स्मॉल कंपनी है या नहीं है, राइट। फिर आपका चैप्टर नंबर 7 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, नया चैप्टर आया है। अब जैसे इंटर में नए चैप्टर में से ज़्यादा पूछा है तो आपसे इसमें से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आपका मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और कॉम्पनसेशन, ये दो टॉपिक ना आप स्टार मार्क कर लेना क्योंकि टॉपिक ही नए आए हैं तो इन पे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। प्रेजेंटमेंट में भी ना एक टॉपिक है वेयर प्रेजेंटमेंट इज नॉट नेसेसरी, वो वाला क्वेश्चन आ सकता है आपका, उस पे केस बेस्ड भी आ सकता है, राइट। उसके बाद डिसऑनर ऑफ चेक सेक्शन 138 वाला, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट पे क्वेश्चन आ जाता है, केस बेस्ड आ जाता है, और इनकोइट इंस्ट्रूमेंट पे डायरेक्ट भी आ सकता है, केस बेस्ड भी आ सकता है। तो ये हो गए आपके सारे ऐसे टॉपिक्स जिनसे आपके क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं इन दी अपकमिंग अटेम्प्ट। आई होप ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गए होंगे, आप इनको अच्छे से अपने पास नोट डाउन कर लेंगे और इन्हीं की मल्टीपल रिविजन ज़रूर करेंगे। बाकी टॉपिक भी करेंगे पर इनको बहुत अच्छे से और बार बार रिवाइज करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको शेयर कर दो ताकि वो भी ऐसे प्रायोरिटी टॉपिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाए और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए वो भी रेडी हो जाए और अपने सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट एक ही बार में क्लियर कर लें। तो आज का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।